Hello friends, my name is Akshay Mantri. I am a CA final student. मैंने आप सभी के लिए और अपने खुद के रिविजनरी स्टडी के लिए एक CA फाइनल रिवीजन क्लासेस रिकॉर्ड करना शुरू किया है, जिसके अंदर हमने हमारा CA फाइनल लॉ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर हमारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स देखा है, सेक्शन 149। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेक्शन 152। ये हमारा पूरा पार्ट हो चुका है, सेक्शन 149। अब हम देखने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 152। सेक्शन 152, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, यहाँ पे बोला हुआ है, where no provision is made in the articles of the company for the appointment of first director, subscribers of to the memorandum who are individuals shall be deemed to be the first director। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे ना, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? जो भी हमारे मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स है, आपने देखा होगा आर्टिकल्स होता है, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी होता है, आर्टिकल्स ऑफ कंपनी होता है, जो भी सब्सक्राइबर्स है हमारे मेमोरेंडम के, वो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। अनटिल डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड, जब तक हम हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर देते, तब तक हम हमारे सब्सक्राइबर्स को जो है फर्स्ट डायरेक्टर मानेंगे। इन केस ऑफ ओपीसी, एन इंडिविजुअल बीइंग द मेंबर, ओपीसी के केस में एक अकेला ही आदमी होता है, तो डायरेक्टर सिर्फ एक ही होता है, तो वो डायरेक्टर होगा फर्स्ट। In simple words, above provisions are discussed below. Usually, articles of the company contain names of the first director. हम हमारे articles of company के अंदर जो है first directors का नाम बोल देते हैं. In case it is not so, then individual subscriber to members are memorandums are deemed to be the first director. In case हमने हमारे articles of company के अंदर हमारे first directors का नाम नहीं बोला है, तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के, हम उनको हमारा फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो डिसाइड करेंगे। The corporate bodies, if they are also subscribers, shall not be capable of being directors। अगर समझो हमारे मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स कॉर्पोरेट बॉडीज है, कॉर्पोरेट बॉडीज यानी कि कोई कंपनीज है, पार्टनरशिप फर्म्स है, ऐसे कॉर्पोरेट बॉडीज है, तो वो हमारे जो है वो डायरेक्टर्स बनने के लिए कैपेबल नहीं है ना, क्योंकि वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, इसके लिए वो लोग हमारे डायरेक्टर्स फर्स्ट डायरेक्टर्स में नहीं आएंगे। फर्स्ट डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। जब तक हम हमारे डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते थे, तब तक हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स हमारी कंपनी चलाएंगे। इनफैक्ट टर्म ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इज लिमिटेड टू द होल्डिंग ऑफ फर्स्ट एजीएम। हमारे फर्स्ट एजीएम के अंदर हम हमारे डायरेक्टर्स को मतलब डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तो जब तक हमारी फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती, तब तक हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स जो होंगे वो हमारे मेमोरेंडम के जो भी सब्सक्राइबर्स है वो होंगे। So far as OPC is concerned, individual members of OPC is deemed to be the first director, हमने पहले ही देखा है। Thereafter, such member can appoint director or directors as per his requirement, right? अब देखो अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर यानी कि सेकंड, एक फर्स्ट डायरेक्टर जो हो गया वो हमारे हो गए मेमोरेंडम्स टू सब्सक्राइबर्स, मतलब सॉरी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। देन सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, उसके बाद वाले डायरेक्टर्स को अपन कैसे अपॉइंट करेंगे? Save as otherwise expressly provided in this act, every director shall be appointed by the company in general meeting। जनरल मीटिंग के अंदर, जैसे मैंने अभी बोला आपको एजीएम के अंदर, वैसे ही जनरल मीटिंग के अंदर जो है हम हमारे सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। एट ए जनरल मीटिंग, थ्रेशोल्ड ऑफ द कंपनी, दैट इज द ओनर्स, गैदर एंड टेक डिसीजन। शेयर होल्डर्स जो है वो सब जन मिल के कंपनी का डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर कौन होता है? शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो डायरेक्टर्स को मिल के, मतलब शेयर होल्डर्स को मिल के ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। कोई अकेला आदमी किसी भी आदमी को आ जाके डायरेक्टर नहीं बना सकता, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है शेयर होल्डर्स का। Generally, every director shall be appointed by the company in general meeting, except where the company's act expressly provides some other procedure for appointment of directors। जब तक कंपनीज एक्ट में कुछ एक्सेप्शनल प्रोसेस बताई गई नहीं है, तब तक डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे जनरल मीटिंग में ही की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, it is expressly provided in the act that additional directors or alternate directors can be appointed by the board of directors if the articles of the company empower board in their respect। जैसे कि हमारे आर्टिकल डायरेक्टर जो होते हैं, अल्टरनेट डायरेक्टर्स जो होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स जो होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट हमारा बोर्ड कर सकता है अगर उनको आर्टिकल्स ने
हेलो, आ रहा है आवाज? ठीक है। अब ये तो हो गया अपन अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का। देन अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट करने के लिए क्या क्या लगेगा हमको, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर एक का जैसे आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, आपके पास आधार कार्ड नंबर होगा, देखो आपका आपका है, यूनिक है, राइट। वैसे ही डायरेक्टर्स को एक नहीं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, डिन जिसको हम बोलते हैं। A person shall be appointed as director of a company only when he has allotted DIN under section 154 or any other number as may prescribed under section 153. अपन देखेंगे आगे सेक्शन 153 और सेक्शन 154 जिसके अंदर बोला हुआ है अलॉटमेंट ऑफ डिन के बारे में, राइट। प्रोवाइडिंग ऑफ डिन एंड फर्निशिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय द प्रपोज्ड डायरेक्टर. Every person proposed to be appointed as the director of the by the company in general meeting or otherwise shall furnish director identification number or such other number as may prescribed 153 यार ऊपर ही बोला है. Further he shall also furnish declaration that he is not disqualified to become the director. ये मेन पॉइंट है, देखो हाँ ये याद रखो, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं आपके लिए. He shall not furnish a he shall furnish declaration that he is not disqualified. क्यों नहीं आ रहा है यार? हेलो, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या हुआ है। ये जो है इसको एक डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो जो है डिस्क्वालिफाइड नहीं है. also shall furnish declaration that he is not disqualified to become the director under this act. मतलब हर डायरेक्टर को उसका डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा, भाई मुझे एक्ट के रूल के हिसाब से डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया है कि मैं डायरेक्टर बन नहीं सकता, मेरे पास बनने की पूरी ताकत है, मेरे पास हर चीज है वो जो कि मुझे डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई करती है, राइट. तो उसको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन खुद से लिख के देगा. रिटन कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, वही डिक्लेरेशन वाली बात आ गई. अ पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स ए रिटन कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस एज ए डायरेक्टर. जब तक वो रिटन कंसेंट नहीं देता कि मैं आपकी कंपनी का एज ए डायरेक्टर ऑफिसर होल्ड करने के लिए रेडी हूं, तब तक वो होल्ड नहीं कर सकता आपकी कंपनी का डायरेक्टर का ऑफिस. The consent shall be furnished to the company on or before appointment as a director in form DIR2. राइट, फॉर्म नंबर याद रखना यहाँ पे बहुत जरूरी है. DIR2 के अंदर डायरेक्टर को जो है वो खुद का कंसेंट देना पड़ेगा, रिटर्न कंसेंट, कि मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूँ. The company shall file the consent with the of the director with the registrar within 30 days of such appointment in form DIR12. फिर कंपनी क्या करेंगी, कंपनी जो है रजिस्ट्रार के साथ विद इन 30 डेज ऑफ, जब उसका डिक्लेरेशन अपने को मिल गया, उसका रिटर्न कंसेंट अपने को मिल गया ना, उसके विद इन 30 डेज के अंदर कंपनी जो है उसका अपॉइंटमेंट फॉर्म DIR12 के अंदर रजिस्ट्रार को देगी कि भाई हमने इस आदमी को हमारी कंपनी में ऐसे डायरेक्टर रख लिया है विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस. उसकी जो भी नॉमिनल फीस होगी वो तुमको देनी पड़ेगी, कंपनी को देनी पड़ेगी, राइट. एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो एक, Mr. Naresh wants to appoint himself as the director in Global Services Private Limited. ठीक है, मिस्टर नरेश को अपॉइंट करना है. मिस्टर नरेश इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर डिन, उसको डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, विदाउट डिन डायरेक्टर नहीं बन सकता. Thereafter, he can be appointed as the director in global services, right? Within giving written consent. बराबर है, फॉर्म DIR2 ऑफ द कंपनी, राइट. सब बराबर कर रहा है. DIR2 के अंदर वो डिक्लेयर मतलब रिटर्न कंसेंट भी दे रहा है उसका. फिर ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को क्या करना पड़ रहा है, शैल हैव टू फाइल द कंसेंट ऑफ मिस्टर नरेश विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन फॉर्म DIR12. बाद में कंपनी जो है DIR12 के अंदर विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को जो है उसका कंसेंट जो है फाइल कर रही है.
फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के केस में उसको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। In case of independent director is appointed in GM general meeting, an explanatory statement for such appointment annexed to the notice for the general meeting shall include a statement that in the opinion of the board he fulfills the conditions specified in the act for such appointment। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है ना, उसके कुछ अलग कंडीशंस है, वो कंडीशंस वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ये बोर्ड को जो है रजिस्ट्रार को बोलना पड़ेगा। रजिस्ट्रार अपना बोर्ड का ओपिनियन जो है वहां पे बोर्ड को देना पड़ेगा कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपन अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो बराबर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कि नहीं, कंडीशंस फुलफिल करता है क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। ये नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152, सेक्शन 152(5), सेक्शन 152(5) की नॉन एप्लीकेबिलिटी किसको नहीं है, यहाँ पे बोला हुआ है 152(5), ये अपन 152 में है। 152(5), सेक्शन 152(5) रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। एक्ट एज अ डायरेक्टर की ये जो बात बोल रहा है ना यहाँ पे, रिटर्न कंसेंट, और ये यहाँ पे जो कंपनी अपॉइंट कर रही है 152(5), तो ये सेक्शन 152(5) की जो है किसको एप्लीकेबिलिटी नहीं है, किसको एग्जम्प्ट किया गया है, गवर्नमेंट कंपनी। भाई गवर्नमेंट ही है तो गवर्नमेंट को क्या बताएगी, उनको तो सब पता ही है किसको कर रहे क्या नहीं कर रहे, राइट। और सिमिलर एग्जाम्पशन ऑफ 152(5) इज आल्सो टू सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनीज को और गवर्नमेंट कंपनी को मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत जगह पे एग्जाम्पशन दिया गया है, और एग्जाम्पशन जहां जहां इन दोनों को दिया गया है वहां वहां नोट याद रखना कि उन्होंने उनके फिनेंशियल्स जो है वो बराबर टाइमली फाइल किए हुए हैं क्या, कहीं भी डिफॉल्ट रहना नहीं चाहिए। अगर कहीं पे डिफॉल्ट रहता है तो उनको एग्जाम्पशन एप्लीकेबल नहीं है, वो एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। देन सेक्शन 152(6) क्या बोलता है, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। रोटेशन के हिसाब से डायरेक्टर को रिटायर करना चाहिए। भाई एक डायरेक्टर आया कितने भी साल टिकेगा क्या, नहीं 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 टिकेगा। अपन थोड़े बहुत टाइम पीरियड के बाद उस डायरेक्टर को निकाल देंगे कि किसी नए आदमी को लाएंगे। उसका क्या बोलता है, देखो सेक्शन 152(6) डील्स विद रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। The reason behind incorporation of such a provision in the statute is that no stage a self-perpetuation management should take control of the company. Under the model of a self-perpetuating management, the board of directors is allowed to control its own composition. That is, such board can dictate the terms like how long a director can serve, and even it can elect and re-elect directors by itself. क्या बोल रहा है सेक्शन 152(6) कि भाई कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स है ना, वो कंपनी इलेक्शन हर साल करती है, हर साल अपने को अपने जीएम के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना पड़ता है। उसके बारे में दिस टाइप ऑफ मॉडल कैन मे नॉट बी कंड्यूसिव टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द कंपनी। एक ही डायरेक्टर को बार बार रीअपॉइंट कर रहे तो उससे डायरेक्ट मतलब कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा ना, कुछ तो चेंज लाना होगा, जब भी जाके कंपनी का कहीं तो ग्रोथ होगा, कंपनी में कुछ नया होगा। नए नए दिमाग लगाने वाले लोग लाओ, पुराने ख्यालात वाले रखेंगे तो कितने टाइम तक चलेगा, कुछ तो नया करना है अभी, राइट। इन इफेक्ट शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी बट दे कैन नॉट सब द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स। वो ओनर्स होते हैं लेकिन वो उनकी पावर्स जो है ना वो डायरेक्टर से कम होती है। इंटरफियर इन द मैटर्स ऑफ मैनेजिंग कंपनी, वो मैनेजमेंट में इंटरफियर भी नहीं करते। द कॉन्सेप्ट ऑफ रोशनल डायरेक्टर्स इनेबल्स देम नॉट टू री-इलेक्ट रिटायरिंग डायरेक्टर फॉर हुम दे हैव एन अनफेवरेबल ओपिनियन। वो किसी भी डायरेक्टर को री-इलेक्ट नहीं कर सकते अगर उसके बारे में अनफेवरेबल ओपिनियन है पूरे बोर्ड का। The provision of section 152(6) are stated as under: unless the articles provide for the retirement of all directors at every annual general meeting, not less than 2/3 of the total number of directors of the public company shall be person whose period of office is liable for determination by the retirement of directors by rotation, and save as otherwise expressly provided in this act, be appointed by the company in general meeting। क्या बोल रहा है, वापस से रीड करो, आराम से रीड करो, अगर यहाँ कुछ गलत रीड कर दिया ना तो बहुत 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 प्रॉब्लम हो जाएगी। Unless the articles provide for the retirement of all directors at every general meeting, not less than 2/3 of the total number of directors of public company, not less than 2/3, 2/3 से कम नहीं, यानी कि 2/3 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा की बात हो रही है। अगर 2/3 से ज्यादा लोगों का रिटायरमेंट हो रहा है ना तो वहां पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा।
1/3 लोगों का अपन जो है रिटायरमेंट करेंगे, 2/3 का नहीं करेंगे, नॉट लेस देन 2/3। यानी कि 1/3 लोगों का, 1/3 जो भी डायरेक्टर्स है हमारे, उनका हम रिटायरमेंट करेंगे। समझो एग्जांपल लेते, हमारे 9 डायरेक्टर्स है अभी कंपनी में, वो 9 का 1/3 कितना हो रहा है, 9 का 1/3 हो रहा है 3, तो हमारे 3 डायरेक्टर्स को हम जो है रिटायर कर देंगे और इनके बदले पे नए 3 लेके आएंगे। अब ये 3 कौन रिटायर होंगे वो हमने को जानना है। The remaining directors in the case of any such company shall, in default of and subject to any regulations in the articles of the company, also be appointed by the company in general meeting। तो बच्चे वाले ये जो 6 लोग हैं ना, ये 6 लोग को अपन वापस से अपॉइंट कर सकते हैं at the first GM of a public company held next after the date of the general meeting at which first directors are appointed, and at every subsequent general meeting 1/3 of such directors of the for the time being as are liable to retire by the rotation। क्या बोल रहा है, 1/3 of the total number of directors जो है वो liable होंगे रिटायरमेंट के लिए by rotation, और if their number is neither 3 nor a multiple of 3 then the number nearest to the 1/3 shall retire from the office। अगर समझो अपन ने जो पहले लिया ना, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 हो गया था, लेकिन अब समझो हमारे कि नहीं 8 डायरेक्टर्स है या फिर एक 10 डायरेक्टर है, कुछ भी एग्जांपल लो। अब ये 10 का 1/3 अपन अगर निकालेंगे ना, तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, राइट, 3.33 समथिंग कुछ। तो भी ये 2 हो गया, तो इसको अपन क्या करेंगे, नियरेस्ट 3 को लेंगे, नियरेस्ट 3 में जाना है अपने को, समझ रहे हो। हाँ, राइट, नियरेस्ट 3, यानी कि ये 3 को अपन डाउनवर्थ करके 3 पे लेके आएंगे। अगर इन केस है कि नहीं, अब जैसे 11 रहता था, 11 1/3 किया तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, बोलो ना यार, 3 3 जा 9, 9 और फिर 2 बच गया तो 3 3 8 जा 6 7 ऐसा कुछ तो भी आएगा ना। तो ये इसका नियरेस्ट कर देंगे तो इसका नियरेस्ट जो है वो 4 हो जाएगा, तो 4 डायरेक्टर्स को जो है यहाँ पे रिटायरमेंट करनी पड़ेंगी। It is to be noted that the provision regarding retirement by rotation is applicable to a public company or a private company which is subsidiary of a public company। किसको एप्लीकेबल है, देखो एप्लीकेबिलिटी जान लो। एक तो पब्लिक कंपनीज को रोटेशन एप्लीकेबल है, और ऐसे प्राइवेट कंपनीज जो कि पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, याद रखो, एक तो पब्लिक कंपनी और ऐसे पब्लिक कंपनीज, ऐसे प्राइवेट कंपनीज जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी के, राइट। यानी कि जो है अपना जो मेन मेन जो होल्डिंग होल्डिंग कंपनी जो है ना, वो होल्डिंग जो है वो पब्लिक है, लिमिटेड कंपनी है, और उसके बाद में जो भी नीचे नीचे उसके सब्सिडरीज है वो सब प्राइवेट लिमिटेड है। तो इन जो प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड, इनको भी अप्लीकेबल है रोटेशन बाय डायरेक्टर्स, क्योंकि ये लोग जो है प्राइवेट कंपनी जो है वो होल्डिंग है पब्लिक कंपनी के। In other words, a private limited company which is not a subsidiary of public company is exempted। ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो कि किसी की सब्सिडरी नहीं है, यानी किसी की बोले या फिर स्पेसिफिकली पब्लिक कंपनीज की सब्सिडरी नहीं है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी प्राइवेट की है तो उनको भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की, जो भी प्राइवेट कंपनीज पब्लिक कंपनीज के सब्सिडरीज नहीं है, वो सब यहाँ पे एग्जम्प्ट किए गए हैं। And therefore if the articles permit, it can appoint all its directors as non-rotational directors or permanent directors। और अगर उनके आर्टिकल्स उनको परमिट करते हैं, आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर वो परमिट करते हैं, तो वो लोग जो है वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स, यानी कि कभी भी रोटेशन ना होने वाले डायरेक्टर्स या फिर परमानेंट डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो कि सब्सिडरीज नहीं है पब्लिक कंपनीज के, वो लोग परमानेंट डायरेक्टर्स या फिर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स को जो है अपॉइंट कर सकते हैं। The articles of a public company may provide for the retirement of all the directors at every AGM। आर्टिकल्स जो है वो पब्लिक कंपनी के क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करते हैं रिटायरमेंट किसका किसका हो, किसका करना चाहिए। if if such is not the case, then not less than 2/3 of the total number of directors of that public company shall be persons who are liable to retire by the rotation। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो कहीं भी ना डायरेक्टली 1/3 नहीं बोल रहे हैं, नॉट लेस देन 2/3, नॉट लेस देन 2/3, नॉट लेस देन 2/3, यानी कि 2/3 से कम नहीं, ऐसा हो जाएगा। यानी कि 1/3 जो भी है नंबर अपने को उनको रिटायर करना है।
In other words, the articles must provide that minimum 2/3 of the total number of directors shall be liable to retirement by the rotation. Such directors are called rotational directors. उनको है कि नहीं अपन rotational directors बोलेंगे. The articles of the company may provide for the retirement of all the directors at every AGM. If such is not the case, then not less than 2/3 of the total number of directors of the public company shall be persons who are liable to retire by the rotation. In other words, articles must provide that minimum 2/3 of the total number of directors shall be liable to retire by the rotation. Such directors, the term total number of directors shall not include independent whether appoint. अब ये जो 2/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहा है ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अब ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन आएगा? द टर्म टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नॉट इंक्लूड, कौन कौन लोग टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड नहीं किए गए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये पूरे बाहर है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट नहीं करते. वेदर अपॉइंटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ऑफ द बोर्ड. Thus, independent directors are not liable to retire by the rotation. Independent directors को non rotational directors बोला गया है. उनको rotation पे तुम बाहर नहीं निकाल सकते. वो जो है वो तुम्हारे ऊपर ध्यान रखने के लिए रखे गए हैं. उनको तुम लोग बाहर नहीं निकाल सकते rotation पे. Further, any person appointed as a nominee director being nominated by any institution in pursuance of the provisions of any law कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द डायरेक्टर लायबल टू रिटायर. अगर किसी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमने कि नहीं किसी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिनके पास से लोन लिया हुआ है, समझो एक एग्जांपल लेते हैं अपन ने कि नहीं बजाज फाइनेंस से कि नहीं बहुत बड़ा लोन लिया, बहुत बड़ा यानी कितना 100 करोड़, चलो 100 करोड़ का लोन लिया. अब 100 करोड़ का लोन लिया तो कंपनी क्या बोली, भाई मेरा एक आदमी तुम्हारे बोर्ड में रखो, मेरे को पता तो चलना चाहिए तुम लोग कर रहे क्या, मेरा इतना बड़ा लोन है तुम्हारे पास. तो वो जो हो गया वो नॉमिनी डायरेक्टर है. किसका? इस इंस्टीट्यूशन का नॉमिनी डायरेक्टर है. उसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि वो कंपनी ने रखा हुआ डायरेक्टर है. उसको रिटायरमेंट के बेस पे, रोटेशन के बेस पे तुम बाहर नहीं निकाल सकते जब तक ये कंपनी उसको बाहर नहीं निकालती और उसके जगह पे किसी और को नहीं घुसाती. अपन उसको बाहर नहीं निकाल सकते. Nominee director may also be appointed by the central government or state government by virtue of its shareholding is the government company. गवर्नमेंट कंपनी के अंदर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर गवर्नमेंट कंपनी भी उनका नॉमिनी डायरेक्टर्स रख सकती है. ध्यान देने के लिए भाई ये लोग जो काम कर रहे हैं कंपनी में, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है वो बराबर कर रहे हैं कि नहीं, वो देखने के लिए गवर्नमेंट भी अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर रख सकती है. 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स टू रिटायर एट एजीएम. 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो रिटायर होंगे, ये बोल रहा है. वंस द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन इज डिटरमाइन. एक बार हमको पता चल गया ना, ओनली 1/3 आउट ऑफ द नंबर ऑफ शैल रिटायर. जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है जो रिटायर होने वाले हैं उसमें से 1/3 को हम रिटायर करेंगे, ऐसा बोल रहा है. इफ सच नंबर इज नाइदर 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर नियरेस्ट टू 1/3 shall be considered the such director retire from office. राइट, हमने पहले देखा है. एक एग्जांपल देख लो क्योंकि ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है. अगर इस कैलकुलेशन में एक नंबर की भी मिस्टेक कर दी ना बेडू तो तू गया. ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत मैटर करता है. हर एक जहां भी अगर तुमको ऐसा लॉ में कैलकुलेशंस दिखाए गए हैं वहां पे हम लोगों को एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है. एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. क्या बोल रहा है? खटखटा, क्या? खाट खटा एडवाइजरी लिमिटेड. भाई क्या नाम रखते हो यार, अच्छे तो नाम दिया करो. कंस्टिट्यूटेड इट्स बोर्ड विथ 12 डायरेक्टर्स. 12 डायरेक्टर्स है उनके कंपनी के अंदर. इन विच 2 डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट एंड 1 डायरेक्टर इज नॉमिनी डायरेक्टर. ये लोग टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन में से निकल गए, यानी कि 12 में से कौन गया? 12 में से ये 2 गए, ये 1 गया, बचे कितने? 9. As per the provisions of section 152 of the Companies Act, the concept of retirement by rotation of rotational directors shall be applicable to public company. Right, public company है, बोला हुआ है, इनको applicable है. Therefore, Khatkhata Advisory Limited shall be required to recalculate calculate the number of rotational directors which is liable to retire by rotation. Right, हमने किया है. Liable to retire by rotation क्या है? Total number of directors for holding their office is 12. It should be noted that to at least 2/3 of total number of directors shall be liable to retire by rotation. However, independent directors and nominee directors shall not be counted in the total number of directors. 12 directors less 3 9 हमने निकाल लिया. Here 6 directors 9 into 2/3
अपने को 2/3 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/3 जो है एटलीस्ट 2/3 लोगों को तो भी हमने निकालना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। और 1/3 तो बोला ही है, दोनों भी क्या बोल रहा है याद रखो। इट शुड बी नोटेड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से 2/3 को अपने को निकालना ही है, 2/3 का रोटेशन तो होना ही चाहिए। शैल बी लायबल टू रिटायर बाय द रोटेशन। नाउ 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय द रोटेशन, जो भी अपना ये आया ना लायबल टू रिटायर, उस लायबल टू रिटायर का अपन 1/3 निकालेंगे, शैल एक्चुअली रिटायर बाय द रोटेशन एट द एजीएम। देखो ध्यान रखो 2/3 और 1/3 दोनों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय द रोटेशन निकाल रहे हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स निकाले अपन ने, यहाँ पे कितना हो गया 9 आ गया। 9 का अपन क्या करेंगे 2/3 निकालेंगे। 2/3 जो है वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, राइट। और वो जो 2/3 निकला उस 2/3 को अपन 1/3 से मल्टीप्लाई करके इन लोगों को रिटायर बाय रोटेशन कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A company is having 6 डायरेक्टर, 6 डायरेक्टर है। डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन 2/3 से करो 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिटायर एट एजीएम 1/3 से करो 1.33, नियरेस्ट जो है 1/3 3 1 है, तो अपन एक डायरेक्टर को रिटायर कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल और एक दिया क्या है, कंपनी इज हैविंग 7 डायरेक्टर्स, 7 डायरेक्टर्स है। डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन 7 इंटू 2/3 करेंगे तो क्या आया 1.47, तो इसका नियरेस्ट क्या है 5 है, तो 5 जो है नॉट लेस देन 2/3। 5 से तो 5 लायबल हो जाता है अपने रिटायरमेंट के लिए। और इसमें से अपन ने वो कितने को रिटायर करा है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू रिटायर एट एजीएम 5 का 1/3 करो 1.67, उसका नियरेस्ट जो है वो 2 है, ग्रेटर नंबर 1.67 होने की वजह से ग्रेटर पे जाएंगे और 2 डायरेक्टर्स को जो है रिटायर कर देंगे। अब वो 2 किसको रिटायर करना है वो आगे देखेंगे, आगे बताऊंगा। एग्जाम्पल 6, a company is having 9 directors out of which 3 are independent directors। 9 डायरेक्टर्स है, 9 में से 3 गए यानी कि 6 बचे। The total number of directors for the purpose of calculation of number of rotational directors shall be 6 only because 3 independent directors are to be excluded, rest of calculation shall be by example given। अब ये रेस्ट में क्या करेंगे, 6 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो 2/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, ये 3 इंटू 2 6 और ये 2 इंटू 2 4, राइट। 4 जो हो गया हमारा लायबल टू रिटायर बाय द रोटेशन। अब ये 4 को 1/3 से करेंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग 1.11 कुछ तो भी आएगा, राइट। तो अपना यहाँ पे एक डायरेक्टर जो है वो रिटायर अपने को करना पड़ेगा, समझ रहे हो। कुछ जा रहा है कि नहीं दिमाग में भाई, मैं पढ़ रहा हूँ इतने जल्दी जल्दी, थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से मॉड्यूल खोल के रखो पूरा। The directors who actually retire by rotation at every annual general meeting shall be those who have been longest in the office since their last appointment। अब किसको रिटायर करना है, ऐसे डायरेक्टर्स जो कि बहुत सालों से अपने पास है, जो जिसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा हो गया ना, उसको अब निकाल देने का, खत्म। अब देखो अपने पास के, अभी इसका एग्जांपल अपन आगे आगे देखेंगे, अभी बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। इफ 2 or more directors were appointed on the same day, retirement by rotation shall be decided between them by mutual agreement among themselves or by a lot as the case may be। क्या बोल रहा है, जो सबसे पुराना है वो पुराने लोगों को निकाल दो। मैं तुमको पहले बोला पुराने लोगों को निकालने का है, नए को लाने का है। अगर समझो 2 लोग है भाई, 2 दोस्त है, दोनों भी साथ में आ गए थे, दोनों का साथ में एडमिशन हुआ। अब क्या है, अब दोनों में से किसी एक को निकालने का बात हो गई। अब ये दोनों में से किसी एक को कैसे निकाले भाई, वो बोलेगा नहीं तू निकल, तू बोलेगा तू निकल, वैसा नहीं। अगर वैसा हो रहा है ना तो एक तो पहले क्या बोल दो भाई म्यूचुअल कंसर्न, दोनों दोस्तों ने यार मिलजुल के देख लो किसको जाना है और किसको रहना है। वैसा भी नहीं हो रहा है तो अपना बचपन का सबसे बेस्ट है, दोनों के नाम की चिट्ठियां बनाओ, बाउल में डालो, एक को निकालो एक को रखो, सिंपल है, राइट। The above provision D clarifies the basic question that after the determination of number of directors liable to retire by rotation, who should actually retire at the AGM। AGM पे किसको रिटायर करना है अपने को देखना है। For this purpose, it is provided that the directors who have been longest in the office since their last appointment are the directors who need to be retired first। जो सबसे longest है टाइम पीरियड अपने बोर्ड के अंदर, उसको सबसे पहले निकालना है। However, it may happen that some of those were appointed as directors on the same day। In that case there exists a mutual understanding retirement among such directors that should be followed, otherwise determination shall be done by draw of lots।
पहले ही बोला यार, वापस वापस समझाने का कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़ लो, आपको एक झटके में समझ में आएगा। आप मेरे साथ में पढ़ते रहो तो कैसा है, आपको फास्टली हो जाएगा सब कुछ। अगर आप बोलोगे ना अभी देख लेते हैं फिर बाद में पढ़ लेंगे, तो आपका डबल डबल टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं जब पढ़ रहा हूँ मेरे साथ में पढ़ लो, और जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको सुन लो, तो आपका पढ़ना भी हो जाएगा और क्लियरिटी भी हो जाएगी कॉन्सेप्ट के बारे में। At the annual general meeting at which a director retired as aforesaid, the company may fill the vacancy by appointing the retiring director or some other persons there too. अब जब भी एक नहीं रिटायरमेंट हो, एजीएम के अंदर अपने डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं ना, तो अपने को वापस से दूसरे डायरेक्टर्स को लेना ही पड़ेगा, उनकी वैकेंसी जो अपने को फिल करनी पड़ेगी। तो उनकी वैकेंसी फिल करने के लिए अपन किसको रख सकते हैं, रिटायरिंग डायरेक्टर। जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उनको रखो, या फिर कोई और पर्सन है जो अच्छा है भाई, जिसका अच्छा दिमाग है, कोई नया आइडिया बोलने वाला डायरेक्टर से बहुत, तो उसको ले लो। रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट जो है, अपने पुराने जो भी डायरेक्टर थे उनको अपन रीअपॉइंट कर रहे, तो उसकी प्रोसेस क्या है। When a director is retired, a vacancy is created. To fill that vacancy, the company may reappoint the retiring director itself at the AGM. वापस जो रिटायर हो रहा है उसी को reappoint कर लो. If the retiring director is not reappointed, the company may appoint some other person at his place. But in this case, provision of 160 are to be complied with. Section 160 जो है appointment of directors के बारे में, वो अपने को देखना है आगे, वो अपन देखेंगे। तब मैं आपको और बता दूंगा किसका रीअपॉइंटमेंट अपने को करना पड़ेगा, कौन है लायबल रीअपॉइंटमेंट के लिए। द क्लॉज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर फाइलिंग द वैकेंसीज क्रिएटेड बाय रिटायरिंग डायरेक्टर्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। However, the number of directors should not fall short of minimum directors required in the company at any stage. कभी भी जो है कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है ना, उससे कम हमारे डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। जैसे भी होते हैं अपने को फटाक से उनको उनकी वैकेंसी जो है वो फिल कर देनी चाहिए। However, so long as the clause regarding minimum required directors fulfilled, the company may also resolve not to appoint anyone in place of retiring director. In case of AGM is not held on due date, then the retirement of rotational directors cannot be postponed on that particular date when the AGM shall be held in the future. The directors who are liable to retire must vacate the office of the directors immediately when the AGM is ought to have been held. अगर समझो कोरोना पैंडेमिक में अपनी एजीएम हुई नहीं भाई, तो कैसा करे। अब उसका तो टाइम पीरियड था निकलने का, उस रिटायरमेंट होने का, लेकिन एजीएम हुई नहीं, तो हमने सोचा भाई एजीएम ही नहीं हुई, अपन एजीएम में अपॉइंटमेंट करते हैं तो एजीएम में रिटायरमेंट भी होती है, तो तभी रिटायर करेंगे, हुई नहीं तो करेंगे नहीं। वैसा नहीं है। जब तुम्हारी एजीएम हेल्ड हो, मतलब लाइव एजीएम तुम कंडक्ट करने के लिए हेल्ड हो जाते हो, लायबल हो जाते हो, तभी तुमको जो है वो तुम्हारे ऑडिटर्स की जो भी है वैकेंसी कर देनी चाहिए इमीडिएटली। तुम्हारे ऑडिटर्स को, डायरेक्टर्स को तुमको बोलना चाहिए भाई तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, तुमको वैकेंट करना है, तुम वैकेंट करो। एजीएम हो या मत हो उससे तुमको कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स जो कि रोटेशन करते ही नहीं है, वो हमेशा अपने ही कंपनी में पड़े रहेंगे, उनको अपन निकालते नहीं कुछ थे। रिमेनिंग 1/3 और लेस नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर्स आफ्टर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स आर नॉट लायबल टू रिटायर बाय द रोटेशन। जो भी 1/3 डायरेक्टर्स है ना, अपन ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से 2/3 निकाला, फिर वो 2/3 का और 1/3 लिया, तो ये 2/3 निकालते टाइम जो 1/3 रह गया ना, ये लोग जो है ना वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स हो गए। दे मे ऑल्सो बी अपॉइंटेड एट द एजीएम और एज पर द प्रोविजंस कंटेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। ये लोगों को अपन वापस से अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। Deemed reappointment of retiring directors under certain circumstances, section 152, अपन section 152 में ही है अभी भी। Deemed reappointment, deemed यानी कि उनका reappointment हो गया, ऐसे वो मान लेंगे। अगर उनको अपन कुछ बोलो या मत बोलो, उनका reappointment हो गया, ऐसे वो assume कर लेंगे। Deemed मतलब assume कर लेंगे। Adjournment of general meeting, if the vacancy of the retiring director is not so filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week at the same place. In this case, in case that the day is national holiday, meeting shall be adjourned till the next succeeding day or holiday at the same place, right? क्या बोल रहा है, adjournment of general meeting, general meeting adjourn हो गई तो वो मीटिंग होने तक रीअपॉइंट हो गए, ऐसा कैलकुलेट किया जाएगा। Deemed reappointment, if at the adjourned meeting also the vacancy of the retiring director is not filled up, that meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy। क्या बोल रहा है, एक तो तुम लोग रिटायर में वैकेंसी फील भी नहीं कर रहे, और तुम ऐसा भी नहीं बता रहे कि तुमको वैकेंसी फील नहीं कर रही है या फिर हमको इसको नहीं लेना है, ऐसा नहीं बता रहे,
तो रिटायरिंग डायरेक्टर जो है वो शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड। जो भी डायरेक्टर्स हमने रिटायर किए थे, 2/3 बोलो या जो भी डायरेक्टर हमने रिटायर किए थे, वो डायरेक्टर्स को अपने रीअपॉइंट कर लिए ऐसा डीम्ड हो जाएगा, मान लिया जाएगा, राइट। फिर अब ये एक्सेप्शंस, इसमें भी कुछ तो भी एक्सेप्शंस दिए वाले हैं। क्या बोल रहा है, एक्सेप्शंस और टू डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। इफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस अ रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू एज रीअपॉइंटमेंट। कौन से रिटायरिंग डायरेक्टर, कौन से सिचुएशंस के अंदर अपन जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर्स है उनको डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो गई ऐसा नहीं मानेंगे। If at that meeting or at the previous meeting a resolution for the reappointment or such director has been put to the meeting and lost, that is his reappointment has not been considered favorably because of non passing of resolution। अगर अपन इन प्रीवियस मीटिंग में क्या हुआ था, अपन ने रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज बीन पुट, अगर मीटिंग में रखा गया था और वो कैंसिल हो गया, वो अपन ने कंसीडर ही नहीं किया, मतलब हमने हमारी तरफ से रखा कि भाई इसको रखना है क्या, लेकिन उन्होंने उनको कंसिडर नहीं किया और उसकी अपॉइंटमेंट नहीं ली, तो उनको अपने डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं कंसिडर करेंगे वो लोगों का। If the retiring director has by a notice in writing addressed to the company or its board of directors expressed his unwillingness to be reappointed, मतलब कोई भी डायरेक्टर जो कि रिटायर हो रहा है वो खुद से बोल रहा है भाई मुझे तुम्हारे कंपनी में आना ही नहीं है, मुझे रीअपॉइंटमेंट चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ काम, तो उसको डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो गई ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, अगर कोई भी डायरेक्टर जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसकी भी डीम्ड अपॉइंटमेंट नहीं होगी। If a resolution whether special or ordinary is required for his appointment or reappointment by virtue of any provisions of this act, अगर समझो किसी भी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए या फिर रीअपॉइंटमेंट के लिए कि नहीं स्पेशल या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है और वो तो यहाँ पे मिला नहीं है, तो उसको भी डीम रीअपॉइंटमेंट हो गई ऐसा काउंट नहीं कर सकते अपन। इफ Section 162 is applicable to the case that is where a single resolution was used to appoint 2 or more persons as director without the first moving a proposal which was required to be agreed to at the meeting and no vote was being cast against it. In such case, Section 152 is contravened and 2 or more appointments were made by a single resolution are void. Consequently, retirement director is not deemed to be reappointed. यानी कि सेक्शन 152 जहां पे एप्लीकेबल होता है वहां पे कि नहीं सिंगल रेजोल्यूशन पास करके अपन ने 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया था और बाद में जो है उनके फेवर में प्रपोजल जब अपन ने मीटिंग में रखा ना, तो उनके फेवर में कोई भी उनके अगेंस्ट बिंग कास्ट अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट में कोई भी वोट कास्ट नहीं हुआ और सेक्शन 152 का कॉन्ट्रावेंशन हो गया कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों को सिंगल रीअपॉइंटमेंट, सिंगल रेजोल्यूशन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोगों को अपॉइंट करना है, वॉइड है, तो रिटायरिंग डायरेक्टर्स जो भी है ना उनकी डीएम रीअपॉइंटमेंट काउंट नहीं होंगी। यहाँ पे फिर से एग्जाम्पशन दिया है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152(6) एंड 152(7), यानी कि डीम रीअपॉइंटमेंट का और हमारे इसका कहाँ गया यार 152(6), हाँ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन, रोटेशन और डीम रीअपॉइंटमेंट ये दोनों भी पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट कंपनी को और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इन दोनों को अप्लाइड नहीं है, उनको वहां पे एग्जाम्पशन है। सर्टन टू, ये नोट याद रखना हर जगह 137, 92 ये कहीं भूलना नहीं है जहां भी अपन बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे रुकाते हैं, ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।